गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी। हमने जो है बेसिक अजम्पशंस जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो स्टडी किए थे कि जैसे कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। सिमिलर वे में उसके सराउंडिंग में सुटेबल लिगेंड्स होने चाहिए जिनके पास क्या हो, फिल्ड ऑर्बिटल हो और उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इसी तरीके से आज जो है हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे इसकी एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इट वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से जो है हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, एंड सेकेंड थिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, वो जो है हम इसकी हेल्प से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो जैसे डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक की एक ऐसा सब्सटेंस अगर उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, या फिर सेकंड वे में कहूँ कि उसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक का मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सेकेंड वे में इसको बोल सकते हैं कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, वो तो हो गए डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे ही जो सेकंड होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसमें क्या आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। इसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पता है किसी भी कंपाउंड की, तो उससे जो है हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसमें उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी तो उससे हमें जो है उसकी ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड वे में कहूँ कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पता है तो उससे हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। ओके, तो बेसिकली जो मेन एप्लीकेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो ये कि इसकी हेल्प से जो हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड थिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमें किसी की ज्योमेट्री पता लगी तो उससे हम उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हमें किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पता है तो उससे हम उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलूँगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बेसिकली हम यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, 6 एंड 4। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। जैसे कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम NH3 T3 पॉजिटिव। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसकी हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें सेंटर में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इससे हमें क्या पता चलेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। ध्यान रखना है, वैसे अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3d4 4s2 बनती है, बट हमने ये पढ़ा था ना कि हाफ फिल एंड फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। ओके, अब हम इसमें जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। देखो NH3 के ऊपर तो 0 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्रोमियम की हमें निकालनी है, तो x + 6 × 0 = 3। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। +3 का मतलब क्या होगा कि हमें इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। क्रोमियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो S से चला जाएगा और 2 यहाँ से चले जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3d3। ठीक है, अब जो क्रोमियम आयन आए हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d3। अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले है क्रोमियम, D के केस में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d। इसके बाद आएगा 4s एंड देन 4p। क्लियर। सबसे पहले तो क्रोमियम की 3d5 4s1, 1 2 3 4 5 एंड 4s1। अब हमें क्या चाहिए, क्रोमियम आयन चाहिए इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 2 3 आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे, यहाँ जाए। अब आपके पास देखो इसमें
हमें टोटल 6 लिगेंड्स को अटैच करना है, टोटल डी के 2 ऑर्बिटल और एक एस का और एक 3 पी के। ये ऑर्बिटल जो है हमारे पास है, टोटल हमें 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा 1 2 3 4s एंड 4p। यहाँ पे एक अमोनिया ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक लिगेंड, इस तरीके से जो है ये अरेंज हो जाएंगे। टोटल ये आ गया आपके पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ओके, अब देखो टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। D2sp3 मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, इस वे में जो है हम उसकी ज्योमेट्री को एंड उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को जो है एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड एग्जाम्पल देखो ऐसे ही, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। ये आने चाहिए सभी को, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताओ या फिर उसका बिहेवियर बताओ, तो आपको प्रॉपर ऐसे करके दिखाना है। सबसे पहले मेटल कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, 3d7 4s2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से, ये तो 0 है, +3 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 का मतलब हो गया 3d6। क्लियर। अब आगे (3d 4s एंड 4p। अब देखो इसमें अगर हम बात करें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम हंट्स रूल के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले क्या होता है, सारे के सारे सिंगली फिल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के 5 में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो फर्स्ट वाला डी ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी। लेकिन अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, देखो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल की केस में कौन सी ज्योमेट्री होती है, D2sp3। अब D2sp3 ज्योमेट्री को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, हमारे पास 2 डी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। तो आपके पास ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, और उस वे में जो है आपके पास तो है टोटल 2 डी ऑर्बिटल 1s एंड जो 3p ऑर्बिटल है ये क्या होंगे, वैकेंट होंगे। और अगर हम एक्चुअल में ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, दैट मीन्स कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल के वो पेयर अप हो जाएंगे। ओके, अब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसमें, या फिर पहले इसको ऐसे ही लिखो जब आपके पास ये इस तरीके से प्रेजेंट है। अभी इसको यहाँ नहीं शिफ्ट करते हम, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आगे जो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 ऑर्बिटल ये डी के, एक s और 3p। ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एंड नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया ना, इसकी वजह से जो इसका बिहेवियर हो जाएगा वो बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। अब देखो इस वाले केस में भी पहले हम कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर तो सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, 3d7 4s2। अगर हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, +3 x इज इक्वल टू +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, -3 है ये, तब +3 आएगी, -3 +6 हो जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी।
ओके। बट अब अगर हम इस केस में देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज इसके अंदर जो है टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम कोबाल्ट F63 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है और इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो कॉम्प्लेक्स तो ये भी कोबाल्ट का है, ये भी कोबाल्ट के, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, कि इस वाले केस में क्या है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती तो उस केस में तो क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए था। सारे के सारे इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए पोलिंग ने क्या सजेस्ट किया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्ड है वो क्या होगी, आयनिक बॉन्ड होगी। अब देखो यहाँ पे लिगेंड कौन सा इन्वॉल्व है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है, स्मॉल साइज का है। तो जो कंसेप्ट है कि आयनिक बॉन्ड का, कि इस केस में आयनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए, उस टाइम इस कंसेप्ट को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। बट अगर हम ऑब्जर्व करें और कॉम्प्लेक्स को कोबाल्ट के, जैसे ये है कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट H2O3F3, ये भी पैरामैग्नेटिक है अगर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ। लेकिन इस केस में हम बात करें कोबाल्ट वाटर बॉन्ड की, ये बॉन्ड तो आयनिक नहीं हो सकती, यहाँ पे लिगेंड ये वाला इन्वॉल्व है। ऐसे ही हम कोई और कॉम्प्लेक्स ले, लाइक FeS2O6 पॉजिटिव, इसको भी उस टाइम फिर प्रिपेयर करके देखा गया, ये भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या आ रहा है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है। लेकिन इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, आपके पास फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड आयनिक हो सकती है, लेकिन वाटर लिगेंड के साथ तो बॉन्ड आयनिक पॉसिबल नहीं है होना, कि हमारे पास जो है यहाँ पे बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकती, जो पोलिंग ने कहा था। तो फिर से ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई, इस कन्फ्यूज़न को सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए, हगिंस जिनका नेम था। उन्होंने क्या कहा था कि जो मेटल है वो अपनी आउटर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं कि इनर ऑर्बिटल, तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेटल के पास आउटर डी ऑर्बिटल है, मतलब कि 3D तो हो गए, इनर ऑर्बिटल 4s 4p एंड देन 4d जो ऑर्बिटल है इसकी, उनको भी जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो 3D ऑर्बिटल्स हैं इसकी अनडिस्टर्ब रहेंगे, और जो आउटर ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। और वो जो ये ऑब्जर्व हो रहा था कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, वो वाली कन्फ्यूजन भी इससे फिर दूर हो जाएगी। तो इसको जो है ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से है, सबसे पहले कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अभी आया कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3d7 4s2, 2 यहाँ से जाएंगे और एक इनमें से चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले जो डबल फिल है, 4s एंड 4p। अब ये पेयर अप तो नहीं हो सकते बिकॉज हमें जो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रहा है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, (4s देन 4p और उसके बाद आएगा 4d, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनी, sp3d2, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका बिहेवियर कैसा हुआ, हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब यहाँ पे जो है एक नई हमारे पास बात क्या आती है, इस डिस्कशन से क्या पता चलता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंटर में एटम प्रेजेंट है वो अपने इनर n-1d ऑर्बिटल भी यूज़ कर सकते हैं और आउटर n-d ऑर्बिटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर वो इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर वो अपने आउटर ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। और इसमें कि अगर आपके पास इनर ऑर्बिटल की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है या फिर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कह रही हूँ मैं कि आपके पास 2 तरीके के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होंगे, एक तो हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब सेंट्रल मेटल एटम अपने इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। और इस केस में अगर की फॉर्मेशन हो रही है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है दे आर फोर्स टू पेयर अप, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही इसमें अगर आपके पास आउटर डी ऑर्बिटल है और इस केस में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे? एन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन। और इनर के केस में इनर n-1 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हो जाएगा लो स्पिन। ओके, अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल FeCN6 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास मेटल चेंज हो गया है। कौन सा मेटल प्रेजेंट है? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s2। अब फिर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, -3 x = +3। +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? 3d, 2 यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएगा 3d, 5 यहाँ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, हम इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या है? हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें क्या हुआ? अगर मैं इसकी पहले वैसे लिखते हैं, चलो कॉन्फ़िगरेशन फिर बताती हूँ। 1 2 3 4 and 5 6 4s2 then Fe in +3 oxidation state, वन 2 3 4 5 ये दोनों निकल जाएंगे और एक ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा Fe3। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, इस केस में क्या है? सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? ये वाला यहाँ पे पेयर हो जाए, ये वाला यहाँ पे पेयर हो जाए, सिर्फ एक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा उस केस में। कि यहाँ पे क्या होगा कि जो 2 3d ऑर्बिटल है वो पेयर अप कर लेंगे और हमारे पास जो है 2 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे और उससे जो है हमारे पास 2 3d ऑर्बिटल जो है एम्प्टी हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3, 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा उसका? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये किस तरीके से आ जाएगा? FeCN6 3 नेगेटिव 1 2 3 4 and 5 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल एंड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक इसका हो जाएगा बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल FeH2O6 3 पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से करेंगे इसको भी। पहले Fe 1 2 3 4 5 and 6 1 2। अब हमें क्या चाहिए? Fe3 चाहिए ना। 1 2 3 4 5 एज इट इज़ और ये P आ जाएगा। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करें, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स कैसे है? पैरामैग्नेटिक है और इसमें टोटल जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का? कि जो 3d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है वो तो अनडिस्टर्ब रहेंगे। और कौन सा फिर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही होगी। तो दैट मीन्स इसके भी कौन से होंगे? आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। FeH2O6 3 पॉजिटिव ये आ जाएगा 4d।
1 2 3 4 5 एज इट इज़, एक ये 2 3 4 5 एंड 6। नाम sp3d2 ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक। क्लियर। एक और देखो FeCN6 4 नेगेटिव। ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस चार्ज का फ़र्क है, 3 नेगेटिव और 4 नेगेटिव। वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। देखो इसे कैसे करोगे। वन 2 3 4 5 6 3d6 4s2। अब आगे Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि S वाले दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों इसमें से नहीं निकलेगा कोई भी D में से। S एम्प्टी, आगे P एज इट इज़। अब हमें कॉम्प्लेक्स क्या चाहिए, FeCN6 4 नेगेटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है इसका। तो दैट मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, तभी तो आएगा आपके पास डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। 1 2 1 2 1 एंड 2, मतलब कि इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ना। यहाँ जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। क्लियर। और ये भी कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, तो ये क्या हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैंने ये अलग अलग केस इसलिए कराए हैं, इसमें एक आपके कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक कंफ्यूजन याद होगा कि किसी केस में क्या है, लिगेंड पेयर अप कर रहे हैं और पेयर अप हो रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन किसी केस में पेयरिंग यहाँ पे नहीं हो रही और वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो दो वे हमारे पास हो गए। हमने एग्जांपल अलग अलग लिगेंड के साथ इसीलिए ट्राई करें हैं ताकि हमें जो है इसका बेसिस पता लगे। तो इस बेसिस पे क्या, अब हम लिगेंड्स को जो है दो वे में जो है क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बोलते हैं इसको, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी एक ही बात है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होंगे, देखो स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप कर देंगे। इसमें लिखेंगे विच कैन पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं फॉर्मिंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड सेकेंड वन इज वीक लिगेंड, और क्या बोलेंगे इसको, वीक फील्ड लिगेंड। इसका अपोजिट, इसमें क्या लिखा था, पेयर अप इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखेंगे कांट पेयर अप एंड फॉर्मिंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड पेयर अप कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो पता लगा कि जो पेयर अप करेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा और जो पेयर अप नहीं करेगा वो वीक लिगेंड कहलाएगा। तो इसको कि लिगेंड कौन से को हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, कौन से को वीक कहेंगे, इसको जो है एक सीरीज़ है जिस सीरीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन सीरीज़ है जिसमें हमने लिगेंड्स को अरेंज करा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या कहोगे इसकी अगर डिफाइन पूछ ले कोई, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व सीरीज in which ligands are arranged in the decreasing order of their strength।
डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले जो लिगेंड आएंगे वो स्ट्रॉन्ग, फिर बीच में मॉडरेट वाले, और लास्ट में कौन से आएंगे, वीक लिगेंड। जैसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है आपके पास दैट इज CO, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देन साइनाइड, फिर आता है NO2 नेगेटिव, इथाइलिन डाइअमीन, पिरिडीन एंड NH3 अमोनिया, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है लिगेंड फील्ड। देन वाटर, हाइड्रोक्सो, फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, थायो, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये जो है सीरीज, ये है आपके पास इनका ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हम आपस में इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर रहे, हम जनरली बस यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा। तो इसमें क्या है, जो लिगेंड लेफ्ट साइड प्रेजेंट है दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो ये लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है राइट साइड पे वो भी लिगेंड कैसे हो गए, वीक लिगेंड। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयर अप करेगा इलेक्ट्रॉन को, जैसे अभी हमने कोबाल्ट 3 पीछे कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना कोबाल्ट वाला, ये देखो कोबाल्ट 3, इस केस में इसने क्या किया था, पेयर अप कर दी थी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोराइड की, फ्लोराइड क्या है सीरीज में एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड वाले में ये देखो यहाँ पे पेयर अप नहीं हुए थे इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे जो है हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा लिगेंड जो है वो पेयर अप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कौन सा लिगेंड जो है वो पेयर अप नहीं कर रहा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी कंपाउंड थे आपके पास सिलेबस में वो मैंने सारे करा दिए हैं। अब हम इसी सेम कंसेप्ट को आगे अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो है बेसिकली हमारे पास दो तरीके की ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड सेकंड वन इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के केस में सेम है, टेट्राहेड्रल के केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और स्क्वायर प्लेनर के केस में कौन सी होगी, dsp2। इसके अंदर आपके d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस केस में क्या होगा, d ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होगा। ओके, अब जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल NiCN4 2 नेगेटिव, 4 लिगेंड से अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब निकल की पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे +2, वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3d8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2। निकल +2 में चाहिए, दोनों के दोनों जो s वाले हैं वो निकल जाएंगे बाहर, (4s) वाला एम्प्टी, और ये 4p ये आ जाएंगे। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, सिमिलर वे में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और जो पेयर्ड है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब हमारे पास अगर आपके पास इस केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उस केस में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो एस्टिस प्रेजेंट होंगे, यहाँ से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो नेचर कैसा होगा इसका, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। लेकिन अगर सेकंड में देखिए कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक शिफ्ट होना चाहिए, तभी तो हमारे पास एक d ऑर्बिटल एम्प्टी आएगा, और तभी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी dsp2। कि दोनों केसेस में क्या है, अगर sp3 हो रही है तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर dsp2 हो रही है तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें NiCN4 2 नेगेटिव की, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, NiCN4 2 नेगेटिव 4 and 5, ये इस तरीके से पेयर हो जाएगा, एक ये सेकंड थर्ड 4 ही चाहिए ना हमें, ये आ जाएगी इतने, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, इस वे में जो है हम कोऑर्डिनेशन 4 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको जो है डिस्कस करेंगे।
Okay, it is all about today lecture. Thank you everyone.